विघटन से नवविकास तक। प्रस्तावना। नमस्कार साथियों। गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन हर स्वर्ण युग का एक अंत होता है। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, भारत एक बार फिर राजनीतिक विखंडन, बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के युग में प्रवेश कर गया। यह था गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का काल था, जब भारत में अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी परिवर्तन हुआ और कला साहित्य ने नई दिशा पकड़ी। गुप्त साम्राज्य का पतन और गुप्तोत्तर काल की शुरुआत। गुप्त साम्राज्य का अंत 6वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। इसका मुख्य कारण था हुनों के आक्रमण, उत्तराधिकार युद्ध, आर्थिक संकट और सामंतों की बढ़ती ताकत। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बन गया, जिनमें आपसी संघर्ष और अस्थिरता बनी रही। ये युग भारत के लिए राजनीतिक विखंडन का समय था, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से एक संक्रमण काल भी। प्रमुख राजवंश और राज्य गुप्तोत्तर काल में। 1. पुष्यभूति वंश, थानेसर हरियाणा। संस्थापक नरसिंहगुप्त बलादित्य के बाद इस वंश ने शक्ति प्राप्त की। प्रमुख शासक हर्षवर्धन, ये कोकसवई, कन्नौज को राजधानी बनाया। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को एक किया। धर्मनिरपेक्ष शासक थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक, लेकिन हिंदू धर्म को भी समान महत्व दिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के काल का वर्णन किया। वर्धन वंश, हरियाणा और कन्नौज क्षेत्र से शासन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विघटन हुआ। मौखरी वंश, कन्नौज और गंगा यमुना क्षेत्र में प्रभावी। हर्षवर्धन ने मौखरियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मैत्रक वंश, वल्भी गुजरात। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित, बाद में स्वतंत्र हुए। प्रमुख शासक, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। 5. वाकाटक वंश, दक्षिण पश्चिम भारत। विदर्भ और दक्षिण भारत में प्रभावशाली, गुप्तों से वैवाहिक संबंध। 6. गौड़ शासक, बंगाल। प्रमुख शासक जिसने हर्षवर्धन से टक्कर ली। बौद्ध विहारों का विनाश करवाया, हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक। संघर्षों का काल। गुप्तोत्तर काल में लगातार क्षेत्रीय युद्ध होते रहे। कन्य भारत, बंगाल, दक्षिण भारत के राज्यों में सत्ता के लिए टकराव आम बात थी। इसका परिणाम था राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमणों की संभावना में वृद्धि, कृषि और व्यापार में गिरावट। हालांकि इन संघर्षों के बावजूद स्थानीय शासकों ने संस्कृति और धर्म के विकास को बढ़ावा दिया। धर्म और दर्शन में परिवर्तन। हिंदू धर्म, वैकुंठ धर्म, भक्ति आंदोलन और तांत्रिक परंपराएं विकसित होने लगी। शैव, वैष्णव और शक्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्र पुनः सक्रिय हुए। जैन धर्म, दक्षिण भारत में फैलाव, कुछ क्षेत्रीय शासकों ने संरक्षण दिया। धर्म सहिष्णुता। गुप्तोत्तर काल में अधिकांश शासक धार्मिक सहिष्णु थे। हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद सामाजिक सौहार्द बना रहा। शिक्षा और ज्ञान। गुप्तोत्तर काल में शिक्षा संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रमुख शिक्षा केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार, बौद्ध शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र। विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि का विकास। विषय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और धर्मशास्त्र। संस्कृत भाषा का प्रचलन जारी रहा। कला, स्थापत्य और साहित्य। साहित्य, संस्कृत काव्य, नारक और गद्य में नवाचार हुआ। बाणभट्ट हर्षचरित कादंबरी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, दंडिन, सुबंधु आदि प्रसिद्ध लेखक हुए। स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण की नई शैली, नागर और द्रविड़ शैलियां, पत्थर के मंदिर, मठ, स्तंभों का निर्माण, भीतरी गर्भगृह, शिखर और मंडप का चलन। चित्रकला, अजंता की गुफाएं अब भी सक्रिय रहीं। बौद्ध जीवन दर्शन पर आधारित चित्रकला का विकास। अर्थव्यवस्था और व्यापार। गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद किसी हद तक सक्रिय रही। कृषि प्रमुख आर्थिक स्रोत बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषतः दक्षिण पूर्व एशिया से में कमी आई। स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प का विकास हुआ।
विदेशियों की दृष्टि से गुप्तोत्तर भारत चीनी यात्री ने भारत यात्रा ई के दौरान जो विवरण दिया, उससे पता चलता है भारत धार्मिक रूप से समृद्ध था। शिक्षा संस्थान विशेषतर नालंदा प्रभावशाली थे। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद सांस्कृतिक गरिमा बनी हुई थी। गुप्तोत्तर काल की विशेषताएं। क्षेत्र विशेषता। राजनीति विखंडन, क्षेत्रीय राजतंत्रों का उदय। धर्म बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों का अस्तित्व। शिक्षा नालंदा विक्रमशिला जैसे संस्थानों की ख्याति। कला मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और साहित्य का विकास। समाज जाति प्रथा में कठोरता, वर्ण व्यवस्था का पुनर्स्थापन। विदेशी संबंध चीन दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क। गुप्तोत्तर काल की चुनौतियां। राजनीतिक स्थिरता की कमी, बाहरी आक्रमणों की पुनरावृत्ति, हूनों के बाद अरबों का आगमन, धार्मिक संस्थाओं की शक्ति में असंतुलन, शिक्षा का धीरे धीरे मठों तक सिमटना। निष्कर्ष गुप्तोत्तर काल भले ही गुप्त साम्राज्य की भव्यता से पीछे था, लेकिन यह काल परिवर्तन और पुनर्निर्माण का युग था। इस समय भारत ने नए शासकों, नई धार्मिक प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक प्रयोगों के साथ खुद को एक बार फिर डालना शुरू किया। यह काल हमें यह सिखाता है कि हर पतन एक नए युग की तैयारी होता है, और भारत ने इस काल में अपनी विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा। कीवर्ड्स गुप्तोत्तर काल, हर्ष